हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका 4 जनवरी करंट अफेयर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, डेली बेसिस पे आते हैं। इनको आप जरूर से जरूर कवर कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, आप किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आप इनको रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहिएगा। बता चाहूँगा गाइज कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और आर सचिवालय का बहुत ही शानदार फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। इसमें आपको सभी कंटेंट दिया जाएगा, जिससे कि आपकी एक्यूरेटली बिल्कुल सटीक तैयारी हो सके और आपका एक बार में बैठते ही, चाहे आर सचिवालय हो, लोअर पीसीएस हो, चाहे अपर पीसीएस हो, सबके सब निकल जाएँ। सबसे बताना चाहूँगा गाइस कि आप ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का पेड ग्रुप चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ देख रहे हैं। तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है 2022 में सरकार ने नोटिफाई किए थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो MOEFCC है भारत सरकार की, उसने बैटरी का जो वेस्ट होता है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके रूल्स नोटिफाई करे थे 24 अगस्त को, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि वेस्ट बैटरीज का, जो बैटरीज खराब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उनका पर्यावरण के ऐसे तरीके से कि पर्यावरण को उससे हानि ना हो, इन्वायरमेंटली साउंड तरीके से उसको क्या किया जा सके, डिस्पोज किया जा सके, या उसको डिसमेंटल किया जा सके। द रूल्स कवर ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज, सभी तरह की बैटरीज इस रूल्स के अंदर कवर होती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी जो लगती है वो हो, पोर्टेबल बैटरीज होती हैं, ऑटोमोटिव जो बैटरीज होती है, यानी कि जो ऑटो व्हीकल्स में लगती है, या फिर इंडस्ट्रियल बैटरीज होती हैं जो इंडस्ट्रीज में लगती हैं। नेक्स्ट आता है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, यानी कि MOHFW ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग का प्रोग्राम निकाला है कि टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को पहचानने के लिए 68,000 गाँव में आश्वासन कैंपेन के तहत क्या किया जाएगा, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि घर घर जाके देखा जाएगा कि कोई टीबी का पेशेंट तो नहीं है वहाँ पे। तो ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव चलाया गया था। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किसका, एक संयुक्त मिलकर एक प्रक्रम है जो चलाया गया है ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री द्वारा और सेंट्रल टीबी डिवीजन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, जिसको USAID ने भी टेक्निकल पार्टनर के रूप में सपोर्ट किया था। और पिरामल स्वास्थ्य जो है वो इसका क्या है, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है, जो उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। आश्वासन कैंपेन स्टार्टेड ऑन 7 जनवरी फॉर एक्टिव केस फाइंडिंग फॉर टीबी इन 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो दिस ईयर का मतलब हो गया, यहाँ पे 2022 की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि 7 जनवरी अभी तो आया ही नहीं है, तो 7 जनवरी 2022 को ये स्टार्ट हुआ था फॉर टीबी इन 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। तो 174 जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके तहत स्टार्ट हुआ था, अंडर द एम्बिट ऑफ द ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। इट वाज फ्लैग्ड ऑफ इन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। इस इनिशिएटिव के तहत डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जानी है, यानी कि घर घर जाके देखा जाएगा कि भाई कोई पर्सन टीबी का पेशेंट तो नहीं है, और ये 68,019 गाँव में ये चीज़ की गई है। बेस्ड ऑन वर्बल स्क्रीनिंग ऑफ 1,03,07,200 persons, 3,82,000 पीपल वर आइडेंटिफाइड फॉर प्रिजम्पटिव टीबी, यानी कि 1 करोड़ लोगों में से देखा गया है कि 3 लाख से ऊपर लोग, यानी लगभग 4 लाख लोगों को लगता है ऐसा कि 4 लाख लोगों को उनमें से टीबी होगी ही होगी। नेक्स्ट आता है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ महिलाएं कम हैं, यानी कि नॉट इनफ विमेन इन पार्लियामेंट, ये नेपाल के इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो 31% शेयर है महिलाओं का 275 मेंबर की नेपाल पार्लियामेंट में। आप देख सकते हैं कि नेपाल की पार्लियामेंट में
महिलाओं की संख्या ज़्यादा है परसेंटेज वाइज अगर देखें एज कंपैरिजन टू भारत की पार्लियामेंट से। दिस इज लोअर देन द 33% रिजर्वेशन मैंडेटेड फॉर विमेन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल के संविधान ने वहाँ पे महिलाओं की 33% रिजर्वेशन को रखा है कि 33% तो महिलाएं आएंगी ही आएंगी। कहाँ पर? वहाँ की लोकसभा होगी या राज्यसभा होगी, वहाँ की यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो संसद है, उसके अंदर 33% तो आनी ही आनी है। लेकिन उनमें से आई कितनी है? 31% आ पाई हैं, 33 की 33% नहीं आ पाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के में जो बच्चे हैं उनमें ड्रग्स का, अल्कोहल का, शराब का एडिक्शन कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है। अगर देखें तो 1.58 करोड़ जो बच्चे हैं 10 साल से लेकर 17 साल तक के, वो किसी न किसी पदार्थ के प्रति एडिक्टेड हैं, यानी कि वो किसी न किसी पदार्थ के प्रति, नशीले पदार्थ के प्रति एडिक्टेड हैं, उसका सेवन करते हैं। अल्कोहल जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइको एक्टिव सब्सटेंस है जो बच्चों द्वारा यूज़ किया जाता है। उसके बाद कैनाबिस यूज़ करते हैं, फिर ओपियोइड्स यूज़ करते हैं, इनकी भांग वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो क्या है? वो अल्कोहल है, शराब है। नेक्स्ट आता है, असम में एक स्कीम चलाई जा रही है अरुणोदय स्कीम। तो बहुत और भी ज़्यादा उसमें बेनिफिशरीज जो हैं, लाभार्थी जो हैं, उसमें ऐड किए गए हैं। 10.54 लाख और एडिशनल मेंबर्स हैं जो बेनिफिट पाएंगे, फ़ायदा पाएंगे किससे? असम गवर्नमेंट की जो अरुणोदय स्कीम है, 4,000 करोड़ रुपए की पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है। यानी कि एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत गरीबी उन्मूलन का काम सरकार कर रही है। विद दिस द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज विल कम टू 27 लाख। तो जो टोटल लाभार्थी हैं वो कितने हो जाएंगे? वो 27 लाख हो जाएंगे। फाइनेंशियल आउटले जो है वो 4,142 करोड़ रुपए है पर एनम सालाना। तो बस आपको ये इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अरुणोदय स्कीम ये किस राज्य की स्कीम है, तो ये असम राज्य की स्कीम है। नेक्स्ट आता है जो ट्राई जंक्शन है नेपाल, जो ट्राई जंक्शन है इंडिया का, भूटान का और चाइना का, वहाँ पर चाइना रोपवे और सड़कें बना रहा है। तो चाइना है सेट अप अ रोपवे नियर द टोरसा नाला ऑन इट्स साइड ऑफ द इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन, जहाँ पे डोकलाम प्लेट्यू भी हुआ करता था। 2017 में हम देख रहे हैं कि 2017 में डोकलाम के ऊपर विवाद हुआ, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ। ये भूटान, इंडिया और जो चाइना है वहाँ के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। और वहाँ पे वो सड़कें भी बना रहा है और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है पूरे के पूरे ईस्टर्न सेक्टर में, पूर्वी तरफ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश भी वहाँ पे थोड़े बहुत दूर, फिर अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है। तो यांगसे अगर हम देखें तो यांगसे कहाँ पे है? यांगसे 30 से 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में लोकेट होता है तवांग से, जो कि अपना में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है। और इसकी एल्टीट्यूड कितनी है? 17,000 फीट है। तो यहाँ पे आप मैप से देख सकते हैं कि देखिए ये सिक्किम है, यानी कि भारत का हिस्सा है, इधर नेपाल आ गया। अब ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है ट्राई जंक्शन है, ऊपर चाइना, इधर भूटान और इधर ये पूरा भारत है, ये इंडिया है। तो उनका ट्राई जंक्शन पड़ता है ये वाला हिस्सा। अब इस ट्राई जंक्शन पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डोकलाम प्लेट्यू है और यहाँ पे ये चाइना की क्लेम लाइन है। भूटान में भी चाइना अपनी ज़मीन को क्लेम करता है, जबकि भूटान एक ऐसा देश है, एक ऐसा प्रिंसली स्टेट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक राजा बैठते हैं, किंगडम है अपना पे भूटान। तो भूटान का संविधान ये कहता है कि जो भी कंट्री परमानेंट मेंबर होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उससे ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पर ये अपनी एम्बेसीज वगैरह नहीं बनाएंगे। तो वो भूटान का सोचना है, भूटान का संविधान यही कहता है। तो चाइना और भूटान के बीच में हमने देखा था 2018-2019 में कि कुछ तनातनी हुई थी। उनका जो नेशनल पार्क था भूटान वालों का, चाइना वाले कहते थे ये जगह हमारी है। तो ये ट्राई जंक्शन है डोकलाम प्लेट्यू यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट आता है GS3 से। अगर हम न्यूज़ देखें तो GS3 से सबसे पहले आ रहा है कि जीन थेरेपी जो है वो किस तरह से कैंसर को क्योर कर सकती है, कैंसर को ख़त्म कर सकती है। तो जो साइंटिस्ट्स हैं यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि जिसकी राजधानी लंदन है, टेस्टिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ कैंसर थेरेपी। तो एक नई जो कैंसर थेरेपी है उसको टेस्ट कर रहे हैं। और एक टीनेज गर्ल है, इसका नाम एलिसिया था, उसके ऊपर उसको टेस्ट किया गया था। उसको ल्यूकीमिया था, यानी कि जो ब्लड कैंसर एक तरह से होता है, वो उसको बीमारी थी, टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो एलिसिया पहली जो लड़की है टू रिसीव एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी दैट रिलाइड ऑन अ न्यू टेक्निक कॉल्ड बेस एडिटिंग। तो बेस को एडिट करना, यानी कि बेस एडिटिंग टेक्निक के तहत उस लड़की को एक इलाज मिला है। तो ये लड़की पहली लड़की है जिसको एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी मिली है। ऑब्जेक्टिव क्या है थेरेपी का? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द थेरेपी इन द केस ऑफ टी सेल ल्यूकीमिया वॉज टू फिक्स हर इम्यून सिस्टम।
बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जा रहा है। इम्यून सिस्टम क्या हुआ, प्रतिरोधक क्षमता। तो अगर किसी पर्सन की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो उसके वजह से क्या होगा कि जो बीमारी उसको लगी है वो तो शरीर को ख़राब कर ही रही है, साथ ही साथ बहुत छोटी छोटी बीमारियां भी उसको घेर लेंगी और वो सही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो तो ख़राब हो चुका है, वो बीमारी से तो लड़ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो एलिशिया है वो पहली हुई है कि हम यहाँ पे थेरेपी में क्या हो रहा है कि उसको फिक्स करना है इम्यून सिस्टम को इन अ वे दैट इट स्टॉप्स मेकिंग कैंसरस टी सेल्स। तो इम्यून सिस्टम कुछ इस तरह से मजबूत हो जाए कि जो टी सेल्स, जो कैंसर वाले टी सेल्स बन रहे हैं, उनका बनना रुक जाए, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए, यानी कि यहाँ पे एलिशिया जो लड़की है उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो कैंसर के सेल्स बनते हैं वो ना बने। 3 months after the treatment, her cancer seemed to resurface, but the most recent investigations suggest no signs of it. तो ट्रीटमेंट के 3 महीने बाद तो देखा गया था कि उसके जो कैंसर के सेल्स थे वो दोबारा आने शुरू हो गए थे, लेकिन बहुत ही रिसेंटली अगर हम इन्वेस्टिगेट करें उसकी बॉडी में तो देख पाएंगे कि ऐसा कोई भी साइन नहीं है कि जिससे कैंसर के सेल बढ़ रहे हो, यानी कि अब कैंसर के सेल बढ़ने कुछ बंद हो गए हैं। In this form of blood cancer, the T cells, which are a class of white blood cells equipped to hunt and neutralize threats to the body, turn against the body। यानी कि जो जो वाइट ब्लड सेल्स जो बॉडी में इसलिए होते हैं कि बाहर से आने वाले जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, उनसे लड़ सकें, वो बॉडी के साथ हुआ करते थे पहले, लेकिन अब वो बॉडी के खिलाफ हो जाते हैं, वो खुद ही बॉडी के खिलाफ हो जाते हैं। मान के चलिए आपकी एक सेना है, अगर आपकी सेना दूसरे आपके दुश्मनों से लड़ने के बजाय अगर आप पे ही हमला कर दे तो आपका क्या हाल होगा। तो कुछ यहीं पे है, बॉडी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। टर्न अगेंस्ट द बॉडी एंड एंड अप डिस्ट्रॉइंग हेल्दी सेल्स, और वो खुद ही जो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स है उनको ख़त्म करने में लग जाते हैं। द डिजीज़ इज़ रैपिड एंड प्रोग्रेसिव एंड इज़ यूजुअली ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। यही तरीके होते हैं। कैंसर किसी अगर पर्सन को अगर बदकिस्मती से अगर हम कहें उसको हो जाता है तो वहाँ पर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इन्हीं तरीक़ों से उसको इलाज किया जाता है। बहुत ही एक दुखदाई, वहाँ पे हम कहेंगे एक दुखद एक घटना होती है जिस टाइम पे ये इलाज उसका होता है पर्सन का। एलिशिया वाज द फर्स्ट टू रिसीव एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी, जो कि नई टेक्निक है बेस एडिटिंग, उस पर बेस्ड है। तो बेस एडिटिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। एक पर्सन का अगर हम जेनेटिक कोड देखें तो उसके अंदर 4 बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडेनाइन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसाइन और एक होता है थाइमीन। सीक्वेंसेस ऑफ दीज बेसिस akin to letters in the alphabet spell out genes that are instructions। अब देखिए यहाँ पे ये देखते हैं कि ABCD के हिसाब से देखिए कि पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर G आएगा और फिर T आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिकली इसको अगर हम देखें तो उसके अंदर बॉडी के अलग अलग फंक्शंस करने के लिए जो भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये सभी जीन्स जो हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। एलिशिया के केस में जो टी सेल्स हैं परहैप्स, यानी कि जो टी सेल्स का मतलब वो जो थाइमीन के जो सेल्स हैं, बिकॉज ऑफ अ मिस अरेंजमेंट इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस हैड बिकम कैंसरस। तो ये जो थाइमीन के सेल्स हैं ये क्या हो गए हैं? कैंसरस हो गए हैं, कैंसर में बदलने लगे हैं। अ वे टू करेक्ट दिस मिस अरेंजमेंट कुड मीन अ हेल्दियर इम्यून सिस्टम। तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? अगर आपका एक हेल्दियर इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा तो आप उससे लड़ पाएंगे। पिछले 2 दशकों में अगर हम देखें, 20 सालों में अगर हम देखें, जो दुनिया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हैज़ बीन एंथ्यूज्ड बाय अ टेक्निक दैट अलाउ जीन्स टू ऑल्टर्ड एंड एरर फिक्स्ड। यानी कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आई है जिससे कि हम जीन को एडिट कर सकते हैं, वो जीन को एडिट करके जिसकी वजह से बीमारी हो रही है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो वो अब जो टेक्नोलॉजी है उस क्या है, वो है क्रिस्पर कैस9। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 में भी सवाल पूछा था और 2019 के प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा। लगातार 2018-2019 पे पूछा गया था कि क्रिस्पर कैस9 क्या है। तो क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टूल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंस्पायर्ड बाय हाउ सर्टेन बैक्टीरिया डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को वायरस से बचा के रखते हैं बाय स्निपिंग आउट एंड स्टोरिंग पीसेस ऑफ देयर जीन्स। क्रिस्पर कैस9 सिस्टम जो है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूलर सीजर है। ये अपने नाम में क्या है? कैंची के रूप में है। अब देखिए जीन्स इतने छोटे होते हैं कि आप उनको अपनी जो जो हम हैंड हेल्ड कैंची होती है, यानी कि जो हम हाथ में सीजर पकड़ सकते हैं, कैंची पकड़ सकते हैं, उससे नहीं काट सकते। तो यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे आपको एक ऐसी सीजर चाहिए जो मॉलिक्यूलर सीजर होगी, जो वहाँ पर जीन्स को कट कर पाएगी, उन जीन्स को जो आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत कर रहे हैं। इट कैन बी मेड टू कट अ पीस ऑफ डीएनए। डीएनए को एक जगह से काटेंगे प्रिसाइज लोकेशन पे
और आरएनए को गाइड करेंगे कि भाई आपको किस तरह से वहाँ पे जेनेटिक कोड को चेंज करना है और वापस से उसको सही कर दिया जाएगा। यानी कि जो चीज़ें ख़राब कर रही थी बॉडी को, वो चीज़ें बॉडी में से निकाल दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है, अभी यूएस से एक न्यूज़ और आई है, बहुत ही शानदार न्यूज़ आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ ये आई है यूनाइटेड किंगडम से कि वहाँ पे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेस जीन को चेंज किया जा रहा है। दूसरी न्यूज़ आई है यूएसए से, उनका कहना ये है कि अभी तक पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम करते हैं वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे काम करते हैं। यानी कि एक एटम होता है, वो टूटता है, उसके टूटने से एनर्जी बनती है, और जो एनर्जी बनती है उससे हम पानी उबालते हैं, पानी उबाल कर स्टीम बनती है, और स्टीम से हम क्या करते हैं, जो बिजली बनाने का काम है वो करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यही काम होता है। वहाँ पे जो वहाँ पे न्यूक्लियर एलिमेंट है, यानी कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, उनका काम क्या आता है, वो फ्यूल है, वो टूटेंगे, उनसे हीट जनरेट होगी, वही काम होता है अब तक न्यूक्लियर फिजन में। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, उसके बाद एक तो आता है फिजन, FISSION फिजन, यहाँ पे चीज़ें टूटती हैं। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है जब चीज़ें जुड़ती हैं। सन पे जो रिएक्शन हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बना ली तो उसका मतलब क्या बना लिया, हमने धरती पे सूरज बना दिया। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि फ्यूजन में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है और निरंतर निकलती रहती है, बहुत टाइम बाद जाके वो ख़त्म हो पाती है। तो अब हमने फ्यूजन एनर्जी को धरती पे लाने की कोशिश की है, यूएसए इसमें कोशिश कर रहा है, अलग अलग देश इसमें एक्सपेरिमेंट्स के तहत लगे हुए हैं। तो यूएसए ने इस पर कुछ अपनी जो कामयाबी है वो हासिल की है। एक फेडरल फैसिलिटी, यानी कि यूएसए की जो फैसिलिटी है, हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च। तो वहाँ पे एक नेशनल इग्निशन फैसिलिटी है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैब में कैलिफोर्निया में। उन्होंने कंडक्ट किया है एक फ्यूजन टेस्ट 5 दिसंबर को, दैट प्रोड्यूस्ड 153% एज मच एनर्जी एज वेंट इनटू ट्रिगरिंग इट। यानी कि वहाँ पे उस एनर्जी को ट्रिगर करवाने के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है उसके मुकाबले 153% एनर्जी हमने प्रोड्यूस कर ली है वहाँ पे। NIF जो है, यानी कि नेशनल इग्निशन फैसिलिटी जो है, वो यूज़ कर रहा है क्या, पावरफुल लेज़र्स यूज़ कर रहा है हीट करने के लिए और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को कंप्रेस करने के लिए। जब न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं तो यानी कि जब वो जुड़ते हैं आपस में तो उससे हीट रिलीज़ होती है, और ये हीट अगर बराबर हो या फिर इक्वल हो, यानी कि बराबर हो या फिर ज़्यादा हो, देन द हीट डिलीवर्ड टू द कंटेनर, द इवेंट इज कॉल्ड इग्निशन। अब देखिए, इग्निशन हम मोटरसाइकिल्स में भी देखते हैं, जब हम स्कूटी को स्टार्ट करते हैं स्कूटी में भी देखते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं तो कार में भी देखते हैं, एक इग्निशन आता है। इग्निशन का मतलब क्या है, इग्निशन का मतलब है कि एक वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई चीज़ जलना प्रारंभ कर देती है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, कि भाई यहाँ से कि मिनिमम इतना टेम्परेचर तो चाहिए ही, तभी इग्निशन आएगा, तभी वो चलेगा। अब मान लेते हैं कि अब फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझिए, मोटरसाइकिल के अंदर, कार के अंदर बैटरी दी जाती है। स्कूटर के अंदर जो पहले किक से स्कूटर स्टार्ट हुआ करते थे उनके अंदर बैटरी वाला कंपोनेंट नहीं हुआ करता था। तो ऐसा क्यों होता है कि बाइक्स के अंदर तो आजकल बैटरीज दी जा रही हैं, स्कूटर के अंदर नहीं दिया जाता था। तो स्कूटर पे जो हम किक लगाते थे, जो वो किक है वो क्या करेगी, वो इग्निशन प्रोवाइड करने के लिए हीट प्रोवाइड करेगी, जिससे कि इग्निशन होगा, पेट्रोल जलना शुरू होगा और स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, स्कूटर का जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। लाइक वाइज अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल्स के अंदर क्या हो रहा है, जो स्पार्क प्लग होता है, तो वो स्पार्क प्लग क्या करता है, जो बैटरी है, बैटरी पावर देती है स्पार्क प्लग को, कि जैसे ही आप या तो सेल्फ दबाते हैं या किक लगाते हैं तो वो जो स्पार्क प्लग है वो कैसे काम करेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वहाँ पे जो इग्निशन टेम्परेचर है पेट्रोल को वहाँ तक ले जाएगा, जिससे पेट्रोल जलना शुरू हो जाए और इंजन क्या करना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे। लाइक वाइज यही चीज़ कार में होती है। तो अब यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जब न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है तो उससे हीट निकलती है, और जब उतनी हीट मिल जाए, जितनी हीट हमने दी है उससे ज़्यादा हीट मिल जाए, तो हम कहेंगे इग्निशन हो गया है। जो रेशो है आउटपुट एनर्जी का टू द इनपुट डिलीवर्ड टू द कंटेनर इज़ द गेन। और अगर हमें रेशो देखें, जो आउटपुट एनर्जी देखें, तो आउटपुट एनर्जी ज़्यादा होगी इनपुट एनर्जी के मुकाबले। इनपुट तो आप कम ही देंगे ना, हमें तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो आउटपुट में आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे, कि भाई ये हमारा फ़ायदा हो गया है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और इनर्शियल कन्फाइनमेंट, ये दो पॉपुलर तरीके हैं जिससे कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट होता है और एक इनर्शियल कन्फाइनमेंट होता है। तो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट क्या यूज़ करता है, ये बी-स्पोक रिएक्टर इस्तेमाल करता है, जिसमें जो हाइड्रोजन प्लाज्मा है इसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, और न्यूक्लियाई को गाइड किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा, जिससे कि वो उसके साथ जाके फ्यूज़ हो सके, जुड़ सके। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी मोर टेक्नोलॉजिकली मैच्योर
देन दैट ऑफ इनर्शियल कन्फाइनमेंट। फिर NIF के सेटअप के हिसाब से देखें तो 192 हाई पावर लेजर्स, तो उसमें क्या किया गया है, 192 हाई पावर लेज़र को फायर किया गया है 2 मिलीमीटर, सिर्फ 2 मिलीमीटर वाइड कैप्सूल पे, जो कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर के अंदर रखा था, जिसको होअलरून कह रहे हैं। तो इन लेस देन 10 बिलियन ऑफ अ सेकेंड, तो यानी कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे आई है। कैप्सूल होल्ड्स ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, यानी कि जो हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम क्या होता है 1H2 और ट्रिटियम क्या होता है 1H3, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। एज द पल्सेस स्ट्राइक द होलोरूम्स इनसाइड, लेटर हीट्स अप एंड रिलीजेस एक्सरे, वहाँ से एक्सरे निकलनी शुरू हो जाती है जो न्यूक्लियस को हीट करता है टू मिलियंस ऑफ केल्विन, और उनको बिलियंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर से कंप्रेस कर देता है। थोड़ा सा इसमें टिपिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री है। द हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू एनर्जाइज द न्यूक्लियस, तो बहुत हाई टेम्परेचर ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उसकी ज़रूरत इसलिए है जिससे कि न्यूक्लियस को एनर्जी मिल सके, जिससे कि जो उसका टू ओवरकम देयर म्यूचुअल लाइक चार्जेस रिपेल रिपल्शन, कि लाइक चार्जेस का जो उसका लाइक अगर चार्जेस है जो रिपेल होती हैं लाइक चार्जेस, तो उस चीज़ को, उस बाधा को वो तोड़ सके, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, इसको इनर्शियल कन्फाइनमेंट कहा जाता है, बिकॉज द न्यूक्लियस इनर्शिया क्रिएट्स अ शॉर्ट विंडो बिटवीन इम्प्लोजन या एक्सप्लोजन। तो जब दो हाइड्रोजन दो न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो हीलियम 4 न्यूक्लियस बनते हैं। अ न्यूट्रॉन एंड अ 17.6 MeV ऑफ एनर्जी, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। NIF ने अचीव किया इसको 2021 में, पहले 0.72 रेशो था, यानी कि 1.37 एनर्जी हमने दी, 0.72 मिली, और अब हमें ज़्यादा मिली है। अगस्त 2022 में फैसिलिटी रिपोर्टेड इट हैड प्रोड्यूस्ड अ बर्निंग प्लाज्मा, तो NIF ने ये बताया था कि उनको एक बर्निंग प्लाज्मा उन्होंने प्रोड्यूस किया है जो लॉसन क्राइटेरिया मीट करता है, यानी कि द हीट जनरेटेड वाज सफिशिएंट टू पोटेंशियली ट्रिगर अदर फ्यूजन, यानी उनका कहना ये है कि जो हीट जनरेट होती है वो इतनी काफ़ी हो जाती है कि वो दूसरे जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं उनको स्टार्ट करवा सकती है। नाउ द फैसिलिटी हैज़ रिपोर्टेडली अचीव्ड अ बर्निंग प्लाज्मा दैट मीट्स द लॉसन क्राइटेरिया एज वेल एज अ गेन ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट आते हैं नींडरथल्स, बहुत ही फेमस है। नींडर वैली जो है ये आपको जर्मनी में मिलेगी, और जर्मनी में जो एंशियंट होमो सेपियंस तो नहीं कह सकते, जो ह्यूमंस की कैटेगरी के लोग हुआ करते थे उनको होमो नींडरथल्स कहते थे। तो होमो जो नींडरथल्स हैं ये अब क्या हैं, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई जा रही है। इसके ऊपर डेनिसोवान के ऊपर ऑलरेडी 2020 UPSC में पेपर में सवाल पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में पूछा गया था कि डेनिसोवान कौन है, तो डेनिसोवान एंशियंट ह्यूमंस हैं थे। तो नींडरथल्स जो कि 50,000 साल पहले रहे अल्ताई माउंटेन्स में रशिया के, जो रिमेन्स हैं अंडर स्टडी, तो कुछ रिमेन्स उनके मिले हैं, 17 हड्डियाँ मिली हैं, टूथ सैंपल्स मिले हैं जो 13 इंडिविजुअल से मिले हैं। लगता है कि यानी कि वो 13 अलग अलग लोगों के हैं, और 2 गुफाओं से मिले हैं वो 100 किलोमीटर जो आपस में दूर हैं। एक को हम कह रहे हैं चगराइस का, इल्डेड 11 इंडिविजुअल्स, वहाँ से 11 लोग मिले हैं, 11 इंडिविजुअल्स की जो सैंपल्स हैं वो मिले हैं, जिसमें से 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। द अदर ओकलाद निकोव इल्डेड अ बॉय एंड अ वुमेन, तो वहाँ से 2 लोग मिले हैं, 2 लोगों के सैंपल मिले हैं, टूथ सैंपल या बोन के सैंपल, एक महिला है और एक लड़का है। टेकन टुगेदर दिस वर्क ऑलमोस्ट डबल्स द नंबर ऑफ नींडरथल जीनोम्स दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब, तो यानी कि जितने अब तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं उससे डबल यहाँ से मिल जाएंगे। इट ऑल्सो गिव्स अ टेंटलाइजिंग ग्लिम्स इनटू नींडरथल सोशल लाइफ्स, और यहाँ से हमें ये भी समझ में आ पाएगा कि नींडरथल की जो सोशल लाइफ्स थी, सामाजिक उनका जीवन किस तरह से था, वो भी कुछ हमें समझ में आना शुरू होगा। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ 12,000 साल पहले, 10,000 BC के आसपास अगर हम माने, तो जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ वहाँ से होमोसेपियंस की जो प्रजाति थी उसने डोमिनेशन करनी स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे जो आज हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक जो विकास हुआ है, वो धीरे धीरे पिछले 10-12 हज़ार सालों के अंदर हुआ है। आज से 50,000 साल पहले जब होमोसेपियंस इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे और होमो निंडरथल्स थे, डेनिसोवान थे, उस टाइम पे जो होमो जो लोग थे वो कैसे थे, तो उनके बारे में, उनकी सोशल लाइफ के बारे में हमें जानने की इच्छा है, और साइंटिस्ट जो हैं इस काम में लग रहे हैं। DNA डाइवर्जेंस कंपेयर्स न्यूक्लियर जीनोम्स बाय चूजिंग सेक्शंस ऑफ देयर DNA एट रैंडम एंड चेकिंग इफ फॉर ईच चूजन सेक्शन द 2 जीनोम्स मैच।
तो द मोर सिमिलर द डीएनए सीक्वेंस आर द मोर क्लोजली, तो यानी कि जितने ज़्यादा डीएनए सीक्वेंस क्लोज होते हैं इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं कि दो लोग क्लोजली हैं। अप्लाइंग दिस अप्रोच टू द चेगराइस्किया रिमेन्स रिवील्ड अ फादर, हिज डॉटर एंड अ क्लोज मैटरनल रिलेटिव हु प्रोबेबली शेयर्ड अ ग्रैंड मदर विद द फादर। तो पूरी फैमिली वहाँ पे हो सकती है, जैसे आज के टाइम पे जो फैमिलीज़ हैं लगता है लगभग वैसी ही फैमिली वहाँ पे रही होगी। इट मैच्ड अ यंग बॉय टू एन एडल्ट फीमेल रिलेटिव, यानी कि कज़न हो सकती है, आंटी हो सकती है उसकी, या ग्रैंड मदर हो सकती है, दादी हो सकती हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं ओक्लादिनो केव में वर रिलेटेड क्लोजली नाइदर टू ईच अदर नॉट टू एनीवन फ्रॉम चक्राइस्का। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी केव थी जिसमें सिर्फ दो ही लोग थे, अब ना तो वो आपस में रिलेटेड हैं और ना ही वो चक्राइस्का के जो और मेंबर्स थे उनसे रिलेटेड है। येट द रिसर्चर्स फाउंड एन इंट्रिगिंग कनेक्शन, विमेन का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो एक मैन से मिला है जो कि चक्राइस्का में रहा करता था। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज पास्ड इंटैक्ट फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो एज इट इज़ माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि अगर एक केव में माँ थी तो उम्मीद करते हैं कि 100 किलोमीटर दूर जो दूसरी केव थी उसमें उसका बच्चा रहा होगा। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन सेक्शुअल मिक्सिंग, यानी कि सेक्शुअल मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, माँ से बेटे में ही जाता है, या बेटे का मतलब है बच्चे में ही जाता है। सो इट चेंजेस ओनली बाय द रैंडम प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। The lack of mutations that might have distinguished the DNA of the individuals in question came from each suggest not only a common ancestor but a relatively recent one. प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है वो कहाँ पे है? नरेला में है, दिल्ली में। NIH नरेला अपना में एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता का उसका, एंड विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी एस्टैब्लिश इन नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तरी भारत में इस्टेब्लिश होने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है वो अपना में एकमात्र इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसको मैनेज कहा जा रहा है हैदराबाद में, ये अपना में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है स्वीडन के साथ, जिससे कि स्मार्ट और सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन हो सके। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे पहला दिव्यांग पार्क खुला है, तो वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के भी नागपुर में सबसे पहला भारत का दिव्यांग पार्क खुला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इससे सवाल पूछा जाएगा। पर्सनल लॉ, जैसे कि इंसेस्टेसी और सक्सेशन विल होती है, यानी कि हमारी जो वसीयत होती है, जॉइंट फैमिली है, पार्टीशन हो रहा है, अगर डिवीजन हो रहा है फैमिली में, शादी होती है, डिवोर्स होता है, ये सब एंट्री 5th में आती है किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। 7th शेड्यूल के जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि जो लिस्ट 3 है उसकी एंट्री 5th में आती है। हैंस द स्टेट्स आर ऑल्सो एम्पावर टू लेजिस्लेट अपॉन देम, इसलिए राज्य सरकारों के पास भी ताकत होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची के में अगर कुछ भी अमेंडमेंट लाना हो, कुछ भी उसके ऊपर कानून बनाना है, तो केंद्र सरकार भी बना सकती है कानून, और राज्य सरकार भी उसमें कानून बना सकती है। कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ रही है। तो पहला खेलो इंडिया विमेन जूडो टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है? ये गुवाहाटी में हुआ था। जूडो टूर्नामेंट ये दूसरा इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा चलाया गया था, जिससे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। टूर्नामेंट को हेल्ड होना था अक्रॉस 4 जोन्स बिफोर अ नेशनल राउंड। पहले 4 जोन में होना था, उसके बाद फिर इसका नेशनल राउंड हुआ है। कॉम्पिटिटर्स रेंज क्या थी? इसमें सब जूनियर था 12 से 15 साल, कैडेट थे 15 से 17 साल, जूनियर 15 से 20 साल, और सीनियर 15+ जो साल होते हैं उनको फिर हमने सीनियर में कह दिया गया। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स जो हैं उन्होंने 1.74 करोड़ रुपए खर्च किए थे इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए, और जो प्राइस बनी थी इस टूर्नामेंट की वो थी 48.86 लाख। तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था, महिलाओं के लिए किया गया था जूडो टूर्नामेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, सजेशन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।